Hello students, welcome to the second lecture once again today. Last lecture में हम लोगों ने physics शुरू कर दिया था. We had started with the introduction to physics, the physical world. First chapter we started, and in the beginning we had seen one experiment. I was trying to put a magnet inside पाइप. मेरे पास एक कॉपर का पाइप था, उसमें मैंने मैग्नेट डाला था और हमने देखा था कि वो मैग्नेट बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा था. और मैंने आपसे बताया था कि आप पता लगाओ ऐसा क्यों होता है, why does that happen, why does the magnet fall very slowly. I hope you tried to find out at least. I don't know whether you could get the answer or not. Today we will discuss that also. In the last lecture we also studied about some important points like definition of science, we studied definition of physics, we studied scientific methods, और फिर मैंने principles of physics शुरू करके फिर छोड़ दिया था कि हम उसको second lecture में पढ़ेंगे. तो let us start with that. In the second lecture today we were studying principles of physics. Basically principles of physics में दो important principles है. एक है unification theory. यूनिफिकेशन थियरी है एंड द अदर इज रिडक्शनिज्म. Let us understand today what is unification. From the name you can understand unification means to unite something. Students, there are so many laws in physics. आपने बहुत सारे laws कुछ पढ़े होंगे, कुछ और बहुत सारे laws आप 11th में पढ़ोगे. Law of conservation of energy, law of gravitation, Bernoulli's theorem, principle of calorimetry, ऐसे बहुत सारे theorems है, laws है, principles है. उन सारे principles को हम unite करके एक law से explain करना चाहते हैं. हमारे चारों तरफ physics और physical world में, natural world में बहुत सारी phenomena होती रहती है. कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे गिर गया, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो क्यों गिर गया? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर गया. एप्पल फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एक पेंडुलम, अगर मैंने एक धागे के साथ नीचे एक बॉल को बांध के लटका दिया और उसको पुश करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, तो वो ऐसे ऑसिलेट करने लगता है. तो पेंडुलम जो ऑसिलेट करता है वो ऐसे कितने सारे अलग अलग फिनोमिना है, लेकिन वो सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ एक लॉ को यूज कर सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो यू सी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन applies, I mean it can be used to explain so many things. It can be used to explain apple falling from a tree. It can be used to explain motion of planets. It can be used to explain the oscillation of pendulum. तो देखो आप, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे इंसिडेंट्स को, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. देयर इज अ law, you know it, law of conservation of energy. This law can be used to explain so many more phenomena. Like for example, you can explain Lenz law. ये लेंस लॉ जो है ना, वो मैंने जो एक्सपेरिमेंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो मैग्नेट पाइप में धीरे धीरे क्यों गिरता है, वो एक्सप्लेनेशन लेंस लॉ में से मिलता है हमको. तो लेंस लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल फ्लूइड्स में, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड्स, किरचॉफ्स लॉ of electricity.
ये सारे लॉज एक ही लॉ में आप यूनाइट कर सकते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर एक मैक्सवेल्स इक्वेशंस है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिए थे। ये 4 इक्वेशंस हमको बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वी कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, we can understand magnetism, we can understand electromagnetic waves। बड़े भारी भरकम वर्ड्स है ना, कोई बात नहीं है, हम इन सबको डिटेल्स में बहुत अच्छे से आगे 11th और 12th दोनों साल में पढ़ेंगे। बस हमको इस समय सिर्फ इतना याद रखना है कि बहुत सारी थियरीज है, लेकिन ये सारी थियरीज को अलग अलग स्टडी करने की बजाय एक थियरी हो तो पढ़ना कितना आसान हो जाता है ना। तो यूनिफिकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है फिजिक्स का। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे लेट, जो अब नहीं रहे, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने भी एक थियरी बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने बुक भी लिखी है, उस थियरी पर एक मूवी भी आया है, द थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो ही ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग बाय जस्ट वन थियरी। हाउ इजी साइंस वुड बिकम टू स्टडी इफ इट इज पॉसिबल, इजंट इट? तो फिजिक्स का ये एम है कि इतनी सारी थियरीज, इतने सारे जो नेचुरल फिनोमेना है, सबको कंबाइन करके एक थियरी बना दी जाए। ऑफ कोर्स अभी तक उसमें सक्सेस नहीं मिला है, और मिल भी जाएगा तो भी साइंस कैसा है, इट इज एवर डायनामिक। एवर डायनामिक मीन्स वो हमेशा कुछ ना कुछ नया रिसर्च होता ही जाएगा, कुछ ना कुछ नया मिलता ही जाएगा। सम और द अदर न्यू थियरीज विल कीप कमिंग अप, सो we will keep on learning something, we will try to keep on uniting them into one theory. So that is all about unification. Now let us study what is reductionism. It is exactly the opposite of unification. यूनिफिकेशन में हम बहुत सारी थियरीज को कंबाइन करके एक थियरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। रिडक्शनिज्म में हम किसी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके सिंपलर तरीके से समझाना चाहते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक पेंडुलम है, मैंने गन में से एक बुलेट फायर की, बुलेट जाती है, पेंडुलम को हिट करती है, उसकी वजह से पेंडुलम को, और पेंडुलम में धंस जाती है, उसमें फंस जाती है बुलेट। बुलेट पेंडुलम में फंस गई और पेंडुलम ऊपर चला गया, पेंडुलम यहां तक आ गया। हमको ये जानना है कि पेंडुलम उसकी ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर गया। आई वांट टू फाइंड आउट कि पेंडुलम कितना ऊपर गया। अभी ये जो है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है। बुलेट में, गन के अंदर हमने ऑलरेडी एक बुलेट भरी हुई थी और उसमें किसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड थी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया, बुलेट रिलीज हो गई। अब बुलेट रिलीज हो गई, उस पर फोर्स लगा, वो आगे मोशन में आ गई, तो उसमें मोमेंटम है, उसमें फोर्स है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये बुलेट इसमें फंस गई उसके अंदर, पेंडुलम के अंदर। तो जब इसमें फंस गई तो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ये इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में। और उसके वजह से ये ऊपर चला गया पेंडुलम। अब ये कितना ऊपर गया हमको ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी था वो पता लगा लेते हैं, उसके वजह से कितना फोर्स लगेगा वो पता लगा लेते हैं, उसके वजह से कितना मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ था। And when we study all these things, we can find out what was the final potential energy of the pendulum, and so we can find out कि वो कितनी हाइट पर आया था। तो हमने क्या किया है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया है। We try to find out the energy here, we try to find out the force here, and finally we try to find out the energy here and find out what height it was reached. So reductionism में क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं।
So what is unification? Unification is trying to explain all the theories with just one common law, and reductionism is एक बड़े से प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं. That is about unification and reductionism. फिर हमको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है इस चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स. What does that mean? Very simple. हम इस चैप्टर में, इस फिजिक्स सब्जेक्ट में 2 साल में 11th और 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. जितना भी फिजिक्स है, जितना भी फिजिक्स, वो सारा का सारा आपको ये 2 साल में पढ़ा दिया जाएगा. घबरा गए? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. ऊपर से पढ़ाया जाएगा. आप कहीं घूमने जाओ, राजस्थान घूमने गए आप, तो राजस्थान के गांव में थोड़ी घूमने जाएंगे आप जयपुर घूमोगे, आप उदयपुर जाओगे, आप जैसलमेर जाओगे, आप आबू जाओगे, माउंट आबू. मेन जो है ऊपर मेन पॉइंट्स है, स्पॉट्स है, आप उनको ही देखोगे. आप पूरे राजस्थान के एक छोटे छोटे गांव में, एक छोटे छोटे टाउन में थोड़ी घूमने जाओगे. बस ऐसा ही है. 11th और 12th में आप जो फिजिक्स पढ़ोगे उसमें सारा फिजिक्स पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऊपर से पढ़ाया जाएगा. एक आपको ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा फिजिक्स में क्या क्या है. और फिर बाद में जब आप हायर क्लासेस में, इफ एट ऑल यू वांट टू टेक अप फिजिक्स एट अ हायर लेवल, यू स्टार्ट स्टडीइंग इट इन डिटेल्स. सो बेसिकली वी डिवाइड फिजिक्स इनटू 2 मेन पार्ट्स. वी स्टडी इट एज मैक्रोस्कोपिक, ये उसका एक पार्ट है, एंड माइक्रोस्कोपिक. Macroscopic and microscopic. Macroscopic physics is also called as classical physics. Classical means आप समझ सकते हो old. इसका रिसर्च बहुत इन टॉपिक्स के बाद ऊपर रिसर्च बहुत पहले से चलता रहता था, इसलिए इनको क्लासिकल बोलते हैं. जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है या क्लासिकल फिल्म्स होती है, यानी पुराने जमाने का. तो हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में काफी हद तक क्लासिकल फिजिक्स को स्टडी करते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक इज मोर ऑल अबाउट क्वांटम फिजिक्स. माइक्रोस्कोपिक नाम से आप समझ सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हम स्टडी करते हैं. एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है. हमने प्रोटॉन्स आगे जाकर हम देखोगे वो भी क्वार्क्स के बने हुए हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ leptons. वो सारा का सारा आप पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स में. माइक्रोस्कोपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको ऊपर से ऐसे खाली टच करके निकल जाओगे. यू वॉन्ट इवन गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट. मैक्रोस्कोपिक थोड़ा सा हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. इन 2 के अलावा आजकल रिसेंटली एक और तीसरा फील्ड डेवलप होता जा रहा है जिसको हम कहते हैं मेसोस्कोपिक. इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे. मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे मैकेनिक्स, देन यू हैव थर्मोडायनेमिक्स, आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड जो है उसमें आप ये 2 टॉपिक्स को स्टडी करोगे. देन यू विल स्टडी अबाउट ऑप्टिक्स, and you will study electromagnetism. ये सब हम पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में. मैकेनिक्स में आप टॉपिक्स पढ़ोगे जैसे कि फ्रिक्शन है, लॉज ऑफ मोशन है, रोटेशनल मोशन है. फैन जब गोल घूमता है तो उसका रोटेशनल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है. फिर कार रोड पर जाती है तो उसके टायर्स के साथ, रोड के साथ कितना फ्रिक्शन होता है. इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आप स्टडी करोगे. वर्क एनर्जी एंड पावर है, ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम है, वेव्स है, ओशंस में वेव्स कैसे आते हैं. ऑल दिस थिंग्स यू स्टडी इन मैकेनिक्स. इन थर्मोडायनेमिक्स यू स्टडी ऑल अबाउट हीट. फ्रॉम द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स यू कैन अंडरस्टैंड थर्मो मींस हीट एंड डायनेमिक्स मींस मोशन. हीट की वजह से जो मोशन आता है वो, लाइक फॉर एग्जांपल यू विल स्टडी अबाउट द एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी दैट हीट इज. हीट कैसे प्रोडक्शन होता है, हीट की वजह से क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या
सराउंडिंग्स में क्या क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर चेंजेस यू विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यू विल स्टडी अबाउट इंजिन्स, हीट इंजिन्स, स्टीम इंजिन्स है, कार का जो इंजन होता है, आप रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी करोगे, फ्रिज कैसे काम करता है, ऐसे सारे कंसेप्ट आप इसमें स्टडी करोगे। एंड देन वी कम टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप दो टाइप के ऑप्टिक्स स्टडी करोगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मैं खाली एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि उनको क्या क्या पढ़ना है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो टॉपिक्स आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 12th में। रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, आपका टेलीस्कोप्स कैसे काम करते हैं, माइक्रोस्कोप्स कैसे काम करते हैं, कैमरास कैसे वर्क करते हैं, हमारी आईज का फंक्शन कैसा है, आईज को जब कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो चश्मे कौन से टाइप के होते हैं, स्पेक्टिकल्स, तो ऑल दिस थिंग्स यू स्टडी इन ऑप्टिक्स। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो मैंने जो एग्जांपल एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, जिसमें हम मैग्नेट को पाइप में से पास करते हैं तो वो स्लो गिरता है, क्यों स्लो गिरता है, वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ये सारे एप्लीकेशंस हमारे एवरीडे लाइफ में भी होते हैं। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स ऊपर से हम स्टडी करेंगे। यू विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, you will study about the structure of nucleus, you will study about solid state physics, semiconductors, ये सारा फिजिक्स जो है ना पिछले 30-40 सालों में बहुत डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। We also call it as modern physics. So students, this is all we are going to study. This is the scope of our study in physics. Let us proceed with the next topic of this chapter. It is very small, interesting, and you can always think about it. That is the relation between physics and technology. With society. फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिजिक्स, और ये दोनों मिलकर सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, सोसाइटी इन दोनों को अफेक्ट करती है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको स्टोरी बताई थी जेम्स वॉट की। जेम्स वॉट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसने एक्सीडेंटली ये पता लगाया था कि स्टीम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर के बेसिस पर उसने स्टीम इंजन बनाया। तो सी, व्हेन यू स्टडी अबाउट स्टीम प्रेशर यू आर स्टडीइंग अबाउट फिजिक्स। देन ही प्रोड्यूस्ड स्टीम इंजन्स, दैट वाज टेक्नोलॉजी। स्टीम इंजन्स गिव राइज टू टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आने लग गए। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, स्टीम इंजन आने के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। पूरे वर्ल्ड के अंदर यूरोपियन मार्केट्स डेवलप होने लग गई। सो सी, दिस इज हाउ सोसाइटी चेंजेस। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गया, ट्रेड बढ़ता गया, सोसाइटी को कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ने लग गई। दे वांटेड टू हैव फास्टर एंड फास्टर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। सो द नीड, द रिक्वायरमेंट फॉर मींस ऑफ कम्युनिकेशन गेव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिजिक्स में भी रिसर्च चल रहा था। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और इससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल हो सकता है। और जैसे ही ये समझ में आ गया, रेडियो बनाया गया, टेलीविजन बन गया। तो देखो, सोसाइटी की जो कम्युनिकेशन की नीड थी, उसके वजह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप हो गए। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी को असर करता है और सोसाइटी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी को असर करता है, दोनों इंटर रिलेटेड है। दैट इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। एंड लेट्स प्रोसीड विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। There are four fundamental forces in nature. First is gravitational force. It is a long range force, but
इट इज द वीकेस्ट फोर्स। क्या बात करते हैं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत स्ट्रांग है, कोई चीज अर्थ को एस्केप नहीं कर सकती है, ऐसा हम फील करते हैं, बट लेट मी टेल यू इट इज द वीकेस्ट फोर्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। It is a strong force and it is a short range force. So पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा टाइप का फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हम देखते हैं ना, जितने भी फोर्सेस देखते हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस, ये जो मैं 4 फोर्सेस लिखने जा रहा हूं उसी में क्लासिफाई हो जाते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रेंज is shortest, and finally you have weak nuclear forces, or simply let me write weak forces. ये 4 टाइप के फोर्सेस है हमारे नेचर में। हम जितने भी फोर्सेस देखते हैं, मैंने किसी चीज को पुश किया, आपने किसी को धक्का मार दिया, आपने कोई चीज को खींची, जो कुछ भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, उनको ये 4 टाइप के फोर्सेस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, उसको समझना बड़ा आसान है। आपके हाथ में थोड़ी सी आप पिन्स ले लो और हाथ में मैग्नेट पकड़ो ऐसे, तो वो पिन्स उछल कर ऊपर मैग्नेट के साथ चिपक जाती है। दैट मीन्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो पिन्स को ऊपर उठा लेता है। दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। Then you have nuclear force, it is the strongest. कभी सोचा है आप लोगों ने स्टूडेंट्स कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स कैसे एक साथ रह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इतने सारे प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में कैसे रह सकते हैं? वो रिपेल करेंगे और पूरा न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होता है जो न्यूक्लियर फोर्स है, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, वो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है और सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर्स के रेंज में ही वो काम कर सकता है। ये कितना होता है? अगर आपको ये समझना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है एटम कितना बड़ा होता है? How large is an atom? On the tip of a needle, you can accommodate more than 100 million hydrogen atoms. I repeat, on the tip of an atom, you can accommodate more than 100 million hydrogen atoms. Uranium is the largest atom. 1 million से ज्यादा यूरेनियम एटम्स नीडल के टिप पर लगा सकते हो। अब ये एटम, मान लो आप बड़ा उसको किसी तरह से एक्सपांड कर दो, साइज ऑफ अर्थ। अगर ये एटम पूरा अर्थ के साइज का हो जाता है तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? यू नो, न्यूक्लियस इज इनसाइड एन एटम, एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक फुटबॉल स्टेडियम के जितना हो जाएगा। आप सोचो, अर्थ कितना बड़ा, फुटबॉल स्टेडियम कितना छोटा। तो अगर एटम अर्थ के जितना बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस फुटबॉल स्टेडियम के जितना हो जाता है। तो उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? आपका जो फुटबॉल है वो प्रोटॉन है, कितना छोटा होगा? एंड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी तो बात ही क्या करनी। इमेजिन फुटबॉल स्टेडियम में किसी कॉर्नर में कोई चींटी, एंट इज मूविंग अराउंड, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इट्स वेरी वेरी स्मॉल। यू कैन जस्ट नाउ गेस एन आइडिया हाउ स्मॉल इज द न्यूक्लियस।
इन द रियल एटम, और सिर्फ उसके अंदर ही ये फोर्स एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियर फोर्स, एंड द वीक फोर्सेस आल्सो विल एक्ट इन दिस रेंज ओनली 10⁻⁻15 मीटर्स। वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में वीक है, इसलिए उसको वीक फोर्स कहते हैं। अगर हमें इनका कंपैरिजन करना है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स, इट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Electromagnetic force is greater than the weak force, and finally weak force is greater than gravitational force. So there is a comparison of all these forces. With that, students, we finished the chapter physical world. There's a lot of interesting explanation given in the textbook. एक बार आपको टेक्स्ट पढ़ लेनी चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया है। So students, let us go ahead into the interesting world of physics. Physics is a very very important subject. हमारा पूरा world, all everything around us is because of physics. Physics is the king of science. मैं नहीं कहता हूँ, everybody says that. Physics is considered as the king of science. अगर राजा है तो उसकी रानी भी तो होनी चाहिए ना. So mathematics is the queen of science. दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मैथमेटिक्स ठीक से नहीं आता है तो फिजिक्स डिफिकल्ट होगा, फिजिक्स ठीक से नहीं आता है तो मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ सकते हैं, दोनों इंटर रिलेटेड है। डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड, घबराइए मत। अगर आपको मैथमेटिक्स ठीक से नहीं आता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। In the course of my lecture, I will explain mathematics right to the basic concepts. एकदम बेसिक्स डिटेल्स में मैं समझाता रहूंगा आपको, और फिर उसके बाद ही हम फिजिक्स को अच्छे से समझना शुरू करेंगे। फिजिक्स को समझने के लिए जितना मैथमेटिक्स चाहिए वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनफैक्ट देयर इज अ टॉपिक वी कॉल इट एज मैथमेटिकल टूल्स। बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग फिजिक्स वी हैव टू स्टडी दैट, बट no issues. I will take an entire separate series of lectures on mathematical tools. But in my next lecture, I am intending to start with the second chapter in your textbook, that is all about units, measurements and dimensions. So we will start with that. Mathematical tools, उसके बाद हम आराम से करेंगे। I will be maybe उस समय तक अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो उसको क्लासरूम में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, and definitely as and when possible I will also make video lectures on mathematical tools. Meanwhile, students, stay home, stay safe, take care of yourself. God bless you.